चलिए सीधे इस टॉपिक में डाइव इन करते हैं। इस नए एक्सप्लेनर में हम उस राजनीतिक शतरंज की बाजी को डीकोड करने वाले हैं जिसने लिटरली पूरे देश को हैरान करके रख दिया है। तमिलनाडु 2026 के चुनाव नतीजे किसी हाई वोल्टेज थ्रिलर मूवी से कम नहीं रहे। एक तरफ पर्दे का एक बहुत बड़ा सुपरस्टार सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच गया है और दूसरी तरफ दुश्मनी और दोस्ती के नए समीकरण बन गए हैं। ये एक ऐसी कहानी है जहां गजब का राजनीतिक गणित और वर्षों की स्ट्रैटेजी आपस में टकराती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले हम तमिलनाडु की हंग असेंबली को समझेंगे, फिर देखेंगे कि 22 साल पुराना गठबंधन आखिर कैसे टूटा, इसके पीछे की एक्चुअल राजनीतिक रणनीति क्या थी, दिल्ली चुनाव का उदाहरण यहाँ क्यों कनेक्ट होता है, और आखिर में विजय का 15 साल लंबा गेम प्लान। पहला भाग, तमिलनाडु की त्रिशंकु विधानसभा। चलिए इस हाई स्टेक्स पजल को सॉल्व करते हैं। चुनावी नतीजों की रॉ सच्चाई पर नजर डालते हैं। तमिलनाडु की कुल 234 सीटों में से टीवीके को मिली 108 सीटें। वहीं दशकों से वहां राज करने वाली डीएमके 59 और एआईएडीएमके 47 पर सिमट गई। बाकी कांग्रेस को 5, पीएमके और आईयूएमएल को 4-4 और अन्य को 7 सीटें मिली। अब इसका सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये कि किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली। कोई भी अकेले फिनिश लाइन तक नहीं पहुंच पाया। और यहां एंट्री होती है इस जादुई आंकड़े की, 118। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को हर हाल में ये नंबर पार करना ही होता है। ये वो मेजॉरिटी मार्क है जिसके बिना मुख्यमंत्री की कुर्सी बस एक सपना ही ले जाती है। लेकिन इसमें एक बड़ा ही गजब का ट्विस्ट है। आंकड़ा बनता है 107। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि टीवीके ने 108 सीटें जीती जरूर, लेकिन पार्टी के नेता थलापति विजय 2 अलग-अलग सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों से जीत गए। नियम के मुताबिक उन्हें एक सीट तो छोड़नी ही पड़ेगी। जैसे ही वो एक सीट छोड़ते हैं, पार्टी के पास ठीक 107 विधायक बचते हैं, यानी कि 118 के मेजॉरिटी मार्क से एग्जैक्टली 11 एमएलएस कम। बस यही वो छोटी सी मैथमेटिकल प्रॉब्लम थी जिसने पूरे खेल को बदल कर रख दिया। दूसरा भाग, 22 साल का गठबंधन टूटा। आइए देखते हैं अलायंसेस कैसे शिफ्ट हुए। एक तरफ था पुराना गठबंधन, डीएमके और कांग्रेस 2004 से एक साथ थे, लगभग 22 साल पुरानी दोस्ती। और दूसरी तरफ है 2026 की अचानक सामने आई नई रियलिटी, जहां टीवीके और कांग्रेस साथ आ गए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि उन 11 एमएलएस की कमी को देखते हुए थलापति विजय के पिता ने आगे बढ़कर कांग्रेस को सीधे सरकार में शामिल होने का ऑफर दे दिया। एक ऐसा ऑफर जिसने दशकों पुरानी वफादारी को एक झटके में पलट दिया और इस नए पॉलिटिकल समीकरण को जन्म दिया। अब जाहिर सी बात है, इस शिफ्ट पर डीएमके का रिएक्शन आना ही था। उन्होंने इस नए मूव को देखते हुए ओपनली कांग्रेस को धोखेबाज कह दिया। इस गुस्से के पीछे एक लंबा इतिहास है। याद करने वाली बात है कि जब संसद में महिला आरक्षण बिल पर बहस हो रही थी और डीएमके नेता स्टालिन इस बात पर चिंतित थे कि इससे साउथ इंडिया की बार्गेनिंग पावर कमजोर पड़ेगी, तब कांग्रेस ने डीएमके की आवाज में आवाज मिलाई थी। डीएमके को लगता है कि इतने लंबे साथ के बावजूद कांग्रेस का रातों रात नई पार्टी के साथ चले जाना एक क्लियर धोखा है। खैर, अगर हम थोड़ा जूम आउट करके इसके नेशनल इम्पैक्ट को समझें तो तस्वीर बहुत बड़ी नजर आती है। इस एक मैनूवर से कांग्रेस अब देश के 5 राज्यों में रूलिंग कोalition का हिस्सा बन चुकी है: केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। नेशनल लेवल पर यह एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एडवांटेज है। तीसरा भाग, बिहाइंड द पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। आखिर कांग्रेस के इस फैसले के पीछे का लॉजिक क्या था? कांग्रेस ने अपने इस कदम के पीछे कुछ खास वजह बताई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जैसे नेताओं के अनुसार उनका पहला मकसद था कुछ खास ताकतों को सत्ता से दूर रखना जिन्हें वो कम्युनल मानते हैं। दूसरा और सबसे बड़ा डर ये था कि अगर कांग्रेस टीवीके का साथ नहीं देती तो हो सकता था कि एनडीए या एआईएडीएमके बाहर से समर्थन देकर एक नई फुटहोल्ड हासिल कर लेती। और तीसरी वजह थी छोटी पार्टियों को दोबारा चुनाव के खतरे से बचाना। कांग्रेस की तरफ से जारी एक लेटर में एक स्टेटमेंट ने सब कुछ साफ कर दिया। उन्होंने लिखा कि सपोर्टिंग हिम इज नॉट जस्ट अ स्ट्रेटेजिक चॉइस बट अ पॉलिटिकल नेसेसिटी, यानी समर्थन देना सिर्फ एक रणनीति नहीं, एक राजनीतिक जरूरत है। ये एक लाइन साफ करती है कि ये पूरा मुद्दा सिर्फ पावर ग्रैब करने का नहीं बल्कि अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल को इंश्योर करने का था। चौथा भाग,
द दिल्ली इलेक्शन प्रीसिडेंस, एक पुराना चुनाव जिसने इस नए चुनाव को डीपली इन्फ्लुएंस किया। इस सारे डर और रणनीति को समझने के हमें एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देखना होगा। 2013 के दिल्ली चुनावों में जब हंग असेंबली बनी थी तो आम आदमी पार्टी ने 31 सीटें जीती थीं। तब एक माइनॉरिटी सरकार बनी जो सिर्फ 49 दिन चली। फिर क्या हुआ? 2015 में वहां दोबारा चुनाव हुए और उस बार एएपी ने 67 सीटों के साथ लैंडस्लाइड जीत हासिल की और बाकी छोटी पार्टियां पूरी तरह मैप से साफ हो गईं। एग्जैक्टली यही वो प्रेसिडेंट था जिसने तमिलनाडु में इस पूरे कोalition को पुश किया। अगर सरकार नहीं बनती और री इलेक्शन होता तो इस बात का पूरा जोखिम था कि थलापति विजय के पक्ष में एक मैसिव वेव आ जाती। उस लहर में सीपीआई और आईयूएमएल जैसी छोटी पार्टियां पूरी तरह इरेज हो सकती थीं। वाइप आउट होने का यही वो डर था जिसके चलते किसी ने भी नए इलेक्शंस का जोखिम उठाना ठीक नहीं समझा। 5वां भाग, विजय's 15-year लॉन्ग गेम, क्योंकि ये रातों रात मिली सक्सेस बिल्कुल नहीं थी। सी जोसेफ विजय इस पूरी कहानी के सेंटर में है और जैसा कि मैंने कहा, ये अचानक हुआ जादू नहीं था। 2009 में उन्होंने विजय मक्कल इयाकम नाम का एक फैन क्लब बनाया जो बेसिकली ब्लड डोनेशन और सोशल वेलफेयर का काम करता था। 2011 में इन्हीं फैन क्लब्स ने एआईएडीएमके को चुनाव में सपोर्ट किया। 2021 आते आते यही लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बनकर उतरे और 115 स्थानीय निकाय सीटें जीत गए। इन्हीं सॉलिड नींव के पत्थरों पर 2024 में टीवीके पार्टी ऑफिशियली बनी और अब 2026 में चीफ मिनिस्टर। ये एक 15 साल लंबी केयरफुली कैलकुलेटेड प्लानिंग थी और इस 15 साल लंबे गेम प्लान का एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग हिंट पर्दे पर भी मिला था। विजय की एक हिट फिल्म आई थी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम यानी गोट। उस फिल्म के एक सीन में एक कार की लाइसेंस प्लेट वायरल हुई थी जिस पर लिखा था TN07CM 2026। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि पर्दे की ये बोल्डनेस लिटरली हकीकत बनकर उन्हें वाकई में चीफ मिनिस्टर बना देगी। फिल्मों और रियलिटी के बीच की ये बाउंड्री अब लगभग इरेज हो चुकी है। इस 51 साल के एक्टर की एक आने वाली फिल्म है जननायकन, जिसके नए टीजर में उन्हें ओपनली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय के रूप में क्रेडिट किया गया है। ये अपने आप में एक गेम चेंजर मोमेंट है। उनका सिनेमैटिक यूनिवर्स और उनका रियल लाइफ पॉलिटिकल टाइटल अब ऑफिशियली मर्ज हो चुके हैं। तो इन सभी कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो आखिर क्या समझ आता है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल बनता है। क्या होता है जब एक 15 साल की सॉलिड ग्राउंड लेवल स्ट्रैटेजी एक लास्ट मिनट कोalition मैथ के साथ टकराती है? नतीजा वही है जो आज हमारे सामने है। विजय की सालों की मेहनत ने उन्हें जरूर रेस में सबसे आगे लाकर खड़ा किया, लेकिन आखिर में वो अचानक हुआ अलायंस स्क्रैम्बल ही था जिसने उन 11 एमएलएस की कमी को पूरा करके पूरा तख्त उनके नाम कर दिया। इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद अब एक सबसे बड़ा और थॉट प्रोवोकिंग सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या ये अचानक हुआ पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट दक्षिण भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? क्या पुराने दिग्गजों का वक्त अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है? ये एक ऐसा बदलाव है जिसका असर आने वाले दशकों तक महसूस किया जाएगा। उम्मीद है इस डीप डाइव से इस राजनीतिक शतरंज की काफी कड़ियां समझ आई होंगी। अगली बार मिलने तक इस बदलते हुए पॉलिटिकल लैंडस्केप पर नजर बनाए रखना बड़ा दिलचस्प होगा।